अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद है। इशू टेक्निकल नेचर भी नहीं है, बहरहाल मोरालिटी का मामला भी है और बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात आप कर सकते हैं। और इसमें आपको याद है कि मिसेज सरीना ईसा के जब घर में जब डीएचए में ट्रांसफर करने के हवाले से जब ये बात गई तो उस वक्त बड़ी तफसीली गुफ्तगू हम डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब साथ की थी। आज मकसद क्या है कि जो प्रॉपर्टीज हैं तीन जो मिसेस सरीना के नाम पर परचेज की है, ये सरीना ईसा के नाम पे नहीं है। ये स्पेनिश जो नाम है, जरीना ओसो मॉस्ट्रियाट खरेरा, गालबन यही नाम है, इनके नाम पर यह खरीदी गई है। तो कुछ दो तीन सवाल हैं जो मुझसे पूछे गए हैं नाजरीन ने, तो मैं सवाल यानी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो प्रोसीड है वो बाहर है। इंटरलिंक कैसे करना है, और दो बातें हैं, ड्यूल नेशनलिटी रखी हुई है और ड्यूल नेशनलिटी पे भी हमने गुफ्तगू की थी, हमने ये भी पूछनी है कि रखनी थी तो पाकिस्तानी नाम पे प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली है। पहले इस पे बात करते हैं, फिर मनी ट्रेल वगैरह पे बाद में आएंगे। जी डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं वो चीज़ें जो ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं, ये हो चुकी हैं, उस पे तो बात नहीं करूँगा। लेकिन अभी ये आपके जजेस ने जो फ़ैसला दिया है, इट इज़ ये जो फ़ैसला है, जो 4 जजेस ने अपनी जजमेंट लिखी है, और जो 6 जजेस ने जो अपने बात की है, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट जो आई है वो जुडिशल हिस्ट्री के अंदर एक लैंडमार्क है। अब मैं आपके सामने कुछ नुक्ते रखूँगा और आई वुड लाइक योर स्पिरिट जुडिशरी टू कंसिडर इट। डॉक्टर, ये जो फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है, इनके जो 3 फ्लैट हैं, ये खाली कोई प्रॉपर्टियों का मसला नहीं है। इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। पाकिस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट के जज की 3 प्रॉपर्टियाँ निकलती हैं लंदन में, इन अ फॉरेन कंट्री, विद हिज़ ऑन हिज़ स्पाउसेज़ नेम। जब उनको चैलेंज किया जाता है तो वो दोनों मियाँ-बीवी उसको ओन करते हैं, वो उसको डिनाई नहीं करते कि ये हमारी नहीं है। दे दे एडमिटेड द ओनरशिप। उसकी जो मनी ट्रेल है वो तो अभी उनको जवाब देना उनको बाकी है कि किस एजेंसी ने, किस लोगों ने, किस माफिया ने उनको पैसे दिए, क्योंकि उनके तो अ, 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 जो मनी ट्रेल है उसके अलावा वो अंग्रेजी में कहते हैं द मैथ इज नॉट एडिंग अप। द मैथ जो जो उनकी इनकम और उनकी स्पेंडिंग है वो एड अप नहीं हो रही है। तो इट इज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार है या था, तो उनको चाहिए था कि फ़ाइज़ ईसा से फौरी तौर पे इस्तीफ़ा ले लें, बजाय टेक्निकलिटीज़ के अंदर पढ़ने के। दूसरी बात, आपकी जजमेंट में जो हाउस होल्ड को, कि जिस स्पाउस की जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए जो दूसरा मेंबर ऑफ स्पाउस है वो ज़िम्मेदार नहीं है। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है कि एक घर है, उसके अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ के सब लोग ज़िम्मेदार होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस घर में होने वाली एक्टिविटी। फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपनी बीवी की जो प्रॉपर्टी है उसके 50% ओनर हैं। अगर उनकी बीवी उनको डिवोर्स दे आज, तो ही विल बी 50% बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इन लंदन, लंदन में, पाकिस्तान में नहीं, लंदन में गालबन। वेरेवर इन द वर्ल्ड। नहीं, वो कैसे? ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन बहरहाल अच्छा, फिर चल आप जो है वो चल। इसको, जो लॉ है वो है कि जो ओनरशिप जो होती है उसके लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन होना ज़रूरी नहीं है। तो फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज़ के
बेनिफिशियल ओनर हैं लंदन के अंदर, अगर उनकी बीवी उनको डिवोर्स करती है, उनकी बीवी उनको खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है, तो द प्रॉपर्टीज विल गो टू फाजिसा। ही इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। रीजनेबल टेस्ट क्या है? रीजनेबल टेस्ट ये है कि जो औरत है वो एसेट बियॉन्ड मीन्स लेके आ रही है घर में, और खाविंद जो है वो उससे पूछ ही नहीं रहा कि तू ये इतने पैसे कैसे कैसे लेके आई है। स्टेट तो बाद में पूछती है ना, स्टेट की जिम्मेदारी तो आती है बाद में। पहले तो खाविंद को पूछना चाहिए ना कि भाई ये तीनों तीन फ्लैट तुमने खरीदे हैं, ये कैसे खरीद लिए तुमने। तो ये मैंने आपको लीगल जवाब दिया है कि फाइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज बॉट इन यूनाइटेड किंगडम। नहीं, मैं यहाँ एक चीज है, सिर्फ एक चीज ऐड कर रही डॉक्टर साहब, ये जो कि नाजरीन जब सवाल पूछेंगे तो मैं आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठा दिया। कतई नजर किसकर जो पाकिस्तानी कवानीन को सामने रखते हुए मिसिस सरीना ईसा ने ये प्रॉपर्टी 2003 और 2013 में परचेज की, इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की, अपनी इनकम टैक्स रिटर्नों में डिक्लेयर नहीं की, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं। पहली दफा उन्होंने डिक्लेयर कब की? जब रेफरेंस शुरू हो गया जस्टिस काजी फायज ईसा का, तो जनवरी 2020 में की। और मैं ऐसी चीजें बैकग्राउंड पे चला देता हूं क्लैरिटी के साथ। फिर जब मामला गया एफबीआर के पास कि ये जो कह रही हैं कि ये उनकी जायदादें हैं, उन्होंने कहा मनी ट्रेल दे छोड़े। मनी ट्रेल इनके पास था नहीं, ये बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ है। और फिर वो बकायदा उसको असेस किया गया और टैक्स भी लगाया गया। वो एक अलग इशू है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक पैसा जो डिक्लेयर नहीं है, उसका सोर्स अवेलेबल नहीं है। लंदन के अंदर जब ये प्रॉपर्टी परचेज की गई तो हमारा तो यहाँ किसी ने पूछा नहीं है ये पैसा कहां से आया। देखिए बात यह है कि ये इसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो लॉ है ब्रिटानिया का उसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ। बिल्कुल सही है। वो ऐसा पैसा है जो, और उसके लिए पोका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स एक्ट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट। आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाके ड्रग स्मगलिंग करते हैं, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, वहां से पैसा आप ला के बरतानिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई गाड़ियां खरीदते हैं, कोई इस तरह की चीजें कर लेते हैं। तो वो ये दो लॉ है जो मैंने आपको भी बताए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है। आप एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन सही। पोका जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर जैसे इसको अगर कोई चोरी का, मैं अगर कोई चोरी का माल खरीद लेता हूँ तो उसको भी उतनी ही सजा मिलती है। उसको कहते हैं हैंडलिंग स्टोलन गुड्स। क्रिमिनल लॉ में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, अगर फायज ईसा साहब ये कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता जी ये जायदाद पता नहीं किधर से आ गई, अगर फायज ईसा साहब को चार्ज करना हो क्राइम के अंदर और ये साबित हो जाए कि ये पैसे जो है ना ये चोरी के पैसे हैं, इन्होंने कहीं से डाका मारा है, बैंक लूटा है, ये वहां से पैसा आया है सारा, क्योंकि ये बता ही नहीं रहे कि कहाँ से आया पैसा। तो जो लॉ है बरतानिया का, जो लॉ है उसमें 3 वो लगाते हैं चार्जेस पुलिस जो होती है, एडिंग, अबैटिंग एंड प्रोक्योरिंग। ओके। तो जिस घर में फायज ईसा साहब रहते हैं, करीना ईसा भी उसी घर में रहती है, वो पैसे चोरी करके उस घर में लाई। फायज ईसा साहब को पता है या नहीं पता है, लेकिन अब तो पता है ना उनको कि इसने ये खरीदी हुई है जायदाद। तो वो उस पूरे सिनारियो में he is complicit and he is an alibi in that crime. ओके। Cannot exonerate himself कि जी मुझे क्या पता मेरी बीवी जहां से मर्जी ले आए। No sir. If you see a crime and you don't report it, then you are partner in crime. ओके। बीवी ने पैसा लाई वो वहां से, और एसेट बियॉन्ड मीन है, अपनी तनख्वाह से ज्यादा पैसे ले रही है वो, और आपने अथॉरिटीज को, यू आर ए जज, यू आर ए लॉ ऑफिसर, आपने पुलिस, एफबीआर को, पुलिस को
अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया कि मेरी बिल्कुल बीवी की सही। है, और ये देन यू आर एन एलिबाई, यू आर पार्टनर इन क्राइम। तो ओके। फायज ईसा साहब इज नॉट ऑफ द हुक। लेकिन चूंकि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो मुंतकिल हो चुकी हैं लंदन में, और यहां से उनसे प्रॉपर्टी खरीदी गई। तो जो पैसा उन्होंने भेजा लंदन पाकिस्तान से, वो रिपोर्टेडली उन्होंने भेजा कि मैं बच्चों की फीस भेज रही हूँ एजुकेशन के लिए। हम्म, लेकिन यहां आके उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो जो चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस है, ये जो आया है, मुंतकिल हुआ है टैक्स फ्री। आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। स्टूडेंट्स कौंसल टैक्स भी नहीं देते यहाँ पे। बिल्कुल स्टूडेंट सही है। की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। सही तो है। सही है। जी फायज ईसा साहब ने दो जगह पे क्राइम कमिट हुआ है। एक जहाँ पे प्रोसीड्स है, अनलेस के वो पूरा कोई रीजनेबल उसकी एक्सप्लेनेशन दे उनकी बीवी जो है, और वो खुद। लेकिन चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है यस। और इतनी पोजीशन पे है, तो जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो और भी ढूंढे, बाकी जजों की भी ढूंढे प्रॉपर्टियां, इन्होंने किधर किधर प्रॉपर्टियां बनाई हुई। बिकॉज दीज गाइज आर सिटिंग ऑन द पोजिशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, विच इज एन इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जो चीजें इनके सामने लाई जाती हैं, जजों के सामने केसेस लाए जाते हैं, उनमें से अब मैं आपको एक छोटा सा केस का वाकया यहाँ पे सुनाता हूँ। यहाँ पे एक केस हुआ शफीकुर रहमान का। बल्कि शफीकुर रहमान केस के अंदर जो थे अमजद मलिक साहब उसके बैरिस्टर थे, अल्लाह जनसीब करे कादरी साहब उसके बैरिस्टर थे। तो MI5 ने ये कहा कि हम जो एविडेंस है वो डिफेंस को नहीं दिखाएंगे। तो सही है। अदालत ने एक थर्ड लॉयर मुंतकिल कर दिया, एक बंदा और, इयन ब्लेक यहाँ का बैरिस्टर है, उसको QC उसको अब जो MI5 थी वो अपनी एविडेंस दिखाती थी इयन ब्लेक को। इयन ब्लेक जाके दिखाता था, बताता था इनको, अमजद मलिक को और बैरिस्टर कादरी साहब को। तो आपके पास नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जब इश्यूज आते हैं तो यू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अच्छा मैं। चीफ जस्टिस साहब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जब उनके इल्म में ये बात आई गई, और जब रेफरेंस उनके पास आया और इन्होंने एडमिट किया कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी है, उनको उसी वक्त फायज ईसा से इस्तीफा ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि इस इंटीग्रिटी में पड़ते कि जी उस ऑफिसर के पास अथॉरिटी थी। वो जो अथॉरिटी का जो लॉ है ना, वो भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। आपके लोग झूठ बोलते हैं। एविडेंस टेकन बाय टॉर्चर हाँ। in terrorism cases is not admissible. ओके। 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 Evidence evidence taken in criminal cases में, मेरे घर के पीछे को दरवाजे में लिफाफा छोड़ के चला जाता है, मुझे कोई एविडेंस दे देता है, मैं आपको तो एविडेंस से गर्ज होनी चाहिए ना, उसके लिफाफे के रंग से तो आपको कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अगर वो एविडेंस है वो टॉर्चर से ली गई हो हम्म, तो फिर वो एविडेंस एडमिसिबल और वो साबित हो जाए। क्योंकि ये 9/11 के बाद जो वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर थी, तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये जहाज़ों में बिठा के CIA वाले, कोई उज़्बेकिस्तान, कोई ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन स्टेट्स में, इवन पाकिस्तान में भी ले जाते थे। हम्म, और उनको जाके, क्योंकि वहां पे अमेरिकन लॉ जो है वो नहीं अप्लाई होता था। ये उस केस के अंदर है कि जी एविडेंस उसके पास, एविडेंस किसने ली, किसने ऑर्डर दिया, टू हेल विद इट। यू आर ए चीफ, यू आर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, you should be beyond any reasonable doubt. Your integrity should be beyond any reasonable doubt. हम्म, It is सही। the सही। responsibility of the national security agencies to keep an eye on you and others. को पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या एक्टिविटीज हैं। तो हेल विद इट, कौन सा अफसर गया वहां पे, कौन सा लेके गया, द प्रॉपर्टीज आर देयर, यू एक्सेप्टेड,
you admitted that they are yours. You need to prove it. How did you get the money? Full stop. Financial crimes में onus of evidence is on you to prove it. आपको तो फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए जज साहब. I don't know why you still hanging around. अच्छा, मैं एक बात अर्ज करता चलूं, जो कि डॉक्टर साहब आप यहाँ एक मसला ये प्रॉब्लम है कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जब रेफरेंस आया, मैं तारीखी बात बताने लगा हूँ आपको, और वो रेफरेंस का जनाब जस्टिस उस वक्त आसफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो दिखा दिया तो वो उल्टा उनके जिम्मे पड़ गए. उन्होंने रेफरेंस से नोट लिखे और प्रेसिडेंट को खत लिखना शुरू कर दिए कि आपने क्यों लिख दिया, आपने रेफरेंस क्यों भेज दिया. मैं तो वो हालात बता रहा हूँ. और 427 नंबर है उस रेफरेंस का कि जो यानी हुआ ये कि जो खत लिखते थे वो खत लीक हो गए मीडिया में. वो लीक भी वो वाले हुए जो कॉपी ऐसी थी उस पे बाकायदा एक रेफरेंस दाखिल किया गया और एलेज यही किया गया उसमें कि ये उन्होंने या उनके करीब तरीन आसपास किसी लोगों ने लीक किए. वो रेफरेंस तो डिसमिस हो गया था क्योंकि जो कंप्लेनेंट थे वो इस बात पे वो नहीं चाहते थे कि ऐसी बातें ज्यादा आउट हों या ऐसे हालात और वाकयात बने. तो और आपने पीछे देखते रहे कि वो रेफरेंस डालने पे इतनी मुसीबत पड़ी रही. इनकी मिसेस आ गई, रोजाना खत लिखना, पाकिस्तान को लफ्ज गटर तक से तशबीह दे दी और जिस तरह की गुफ्तगू वो करते रहे बहसीयत एक साइल के, इनसे इस्तीफा मांग के तो मुसीबत पड़ जानी थी. यहाँ पर इल्जाम लगाने इतने इतने इल्जाम लगे. तो ये तो कोई आप बात कर रहे हैं गालबन लंदन शंदन की, पाकिस्तान में नहीं ऐसे हालात. देखिए सर, बात यह है अदर सिंह साहब, लॉ जो है ना एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. इसके लिए लॉयर जो है ना वो सारी दुनिया में लॉयर होता है, वो जिधर मर्जी चला जाए, क्योंकि बिकॉज ही हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. बिल्कुल सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है. लॉ ऑफ द लैंड कुड बी डिफरेंट, वो चेंज भी होता है, तब कुछ भी हो सकता है. द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ इज के चीफ जस्टिस इज और या द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगता है, उनके ऊपर तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंडर में ये लोग आते हैं. अब अगर कोई जज अगर मर्डर कर दे या कोई जज चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो आप उसको छोड़ देंगे कि भाई तू तो जज है तो हम नहीं तुझे पकड़ते. चीफ जस्टिस साहब ने ये आपने अच्छी बात छेड़ ली, आपने बहुत खूबसूरत बात छेड़ ली. अच्छा किया, यहाँ मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा. यहाँ क्या है, यहाँ भी ये हो रहा है कि सारी चीजों को मिसकंडक्ट में ले आओ. मिसकंडक्ट में आप जज को निकाल दें, लेकिन जो अगर कोई क्रिमिनल एक्शन है उस पर अलहदा नहीं. यानी मैं अगर अजहर सिद्दीक पब्लिक ऑफिस होल्डर है या सरकारी मुलाजम ले लें कि मैं सरकारी मुलाजम हूं, मैंने मिसकंडक्ट किया, मेरे महकमा ना कार्रवाई हुई, मुझे वहां से निकाल दिया गया, लेकिन अगर वो करप्शन के हवाले से मामला है तो नैब उसकी इंक्वायरी करेगी, उसकी अलहदा जाएगी. लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जजेस के हवाले से ये एक एक्सेप्शन चली आ रही है कि खाली मिसकंडक्ट देखा जाता है. अगर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम या ऐसी बातें हो तो उस पर अलग प्रोसीडिंग नहीं हो रही है. हालांकि मैंने खत लिखे हुए हैं नैब को कि नैब का इख्तियार है, लेकिन यहाँ एक एम्बिग्विटी है. देखिए, एम्बिग्विटी कोई चीज नहीं होती, बड़ी क्लैरिटी एक चीज है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप देखते हैं कि क्या एविडेंस इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, is evidence verifiable, is evidence is authentic. आप जो जिन टेक्निकलिटीज के ऊपर देबिया पेपर मिल का केस बंद किया था काजी ईसा साहब ने, उसी टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं. ये जो कि डॉक्टर साहब आपका अपना एक ओपिनियन इस कॉन्टेक्स्ट में है, और यहाँ हमारे यहाँ जो कि आप बात कर रहे हैं सिविलाइज कौमों की और उन हालात में, हमारे यहाँ अगर सिर्फ इतनी सी बात हो गई तो यहाँ पता नहीं टिल्ट कर दिया, तो फैसला लिखा था ऐसा. और अभी तक जो बात तो एक हक सच है, वो सच क्या है कि मनी ट्रेल नहीं है, नॉन डेक्लरेशन है, कोई चीज अभी तक नहीं है. और वो यानी लोग इस पे बात करते हैं कि जैसे नवाज शरीफ से जब जायदादें पूछी गई तो उन्होंने यानी अपना किसी जज का एफिडेविट, किसी जज की ऑडियो लीक,
तो असल हकायक की बजाय इस तरह यानी ये जो निज़ाम आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, वहाँ होता है। ये रबिश चीजें अगर अदालत में पेश होती है तो अदालत उसको लॉ ऑफ एविडेंस के तहत उसको उठा के बाहर फेंक दे। यू आर इन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर यू आर डीलिंग विद फैक्ट्स। हुँ, जज क्या था, वो था नहीं था, उसके ये इट्स इररिलेवेंट। द मोस्ट रेलिवेंट थिंग इज द जज इज बीन पेड बाय द पब्लिक मनी। उसको टैक्स पेयर्स के पैसे से पैसे मिल रहे हैं, वो अपने पास से नहीं लेके आ रहा हूँ। ही इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ही इज आंसरेबल। आप मुझे बताएं कि क्रिमिनल केस में आप कैसे केस उसको टाइम बार कर सकते हैं? क्रिमिनल केस में कोई टाइम बार नहीं है, फ्रॉड में कोई टाइम बार आपने नहीं है। नो हदैबिया लिमिटेशन अगेंस्ट फ्रॉड। आपने हदैबिया पेपर मेल का केस टाइम बार किया, उसको बंद किया, तो यू हैव टू प्रूव। क्योंकि अब जज साहब अगर समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ यहाँ लंदन में बड़ा इजी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे इसको आ चुका है, ये सारा केस डिस्कस हो रहा है अभी और ये केस चल रहा है, जज साहब को तो खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था। सही। तो मैंने आपको सोल्ड क्लियर किया, मैंने आपको स्पाउसेस के रूल्स क्लियर किए। यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी डिवोर्स हुई है, उनकी जायदाद पाकिस्तान में भी थी या कि दुनिया के किसी हिस्से में भी थी। तो जो कोर्ट हैज ए ब्रिटिश कोर्ट हैज ए जुरिस्डिक्शन कि वो प्रॉपर्टी जो इस जुरिस्डिक्शन से बाहर भी है, उसमें भी तुम्हारी स्पाउस का आधा हिस्सा है। ओके, 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 ओके। ये मैं आपको पक्की अथेंटिक बात बता यानी रहा हूँ, ऐसा। आपने जो तस्वीर का दूसरा रुख दिया ना, बड़ा जबरदस्त रुख दिया है कि बेनिफिशियल ओनरशिप तो आ गई। आज अगर डाइवोर्स हो जाए तो ये आधे पैसे आधे उसको मिलने हैं, यानी आप प्रॉपर्टीज जानी है। एक और बात देख लें, एक और बात बड़ी जबरदस्त है कि जज जब रिटायर होता है ना, जब रिटायर होता है, अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे, अगर वो फौत हो जाए तो उसके बीवी और उसकी बीवी को पेंशन मिलती है। और वो जो यस, पेंशन उसको मिलती है, वो उसको मिलती है, तो इंटरेस्ट तो आगे आगे नहीं। यस, ऑफ कोर्स। हाउस होल्ड का लफ्ज आपने याद रखना है। बिल्कुल सही। दिस इज हाउस होल्ड। बरतानिया में अगर आपकी शादी ना भी हुई भी हो और आप 2 साल इकट्ठे रह रहे हो, उसको यहाँ पे कहते हैं कोहिबिटी कपल। इवन इफ यूर सेम सेक्स, कोहिबिटी कपल्स हैव द सेम राइट्स एज मैरिड कपल। ओके। हम्म। तो आप तो सही। शादीशुदा हैं भाई साहब, आप किधर छुप रहे हैं? ये तो नहीं छुपने देंगे हम आपके। सही। ठीक। ठीक। थैंक अच्छा, यू। मैं आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे मैं, और वो बड़ा रेलेवेंट सवाल है, जो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं और हर एक को बात समझ आई है। तो आपके यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ जो परचेज की है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी जो पहले इसका नाम था सीरियस फ्रॉड ऑफिस। सीरियस फ्रॉड ऑफिस जो था, वो अगर उनके पास 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा का अगर के, केस होता था तो वो ले लेते। सही। और ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, चूंकि ये मुख्तलिफ अदवार में खरीदी गई हैं और अभी तक किसी ने इसकी कंप्लेंट की है या नहीं की, आई डोंट नो। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है कि ये किस लेवल पे है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें अब वो तो पता करना पड़ेगा इसके बारे में। इनलैंड रेवेन्यू उसकी बता सकता है तो। लेकिन एचएमआरसी जो है, टैक्स ऑफिस जो है, वो चूंकि यहाँ पे जब आप मॉर्गेज लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले। तो स्मॉल प्रिंट में लिखा होता है, लेकिन डिक्लेरेशन बहरहाल आपको देना पड़ता है। तो पहले ओके। आप जहाँ से वो क्राइम कमिट हुआ है, क्राइम सीन इज इन पाकिस्तान, जहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ पे तो सारा आ गया, प्रोसीड्स आ गई हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये प्रॉपर्टीज जो है ना, दे आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर सरीना ईसा फेल लो, शी फेल टू 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 जस्टिफाई
कि ये कहाँ से आई सारी प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखती है उसको, बरतानिया को, कि ये सारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो ये ज़ब्त हो जाएंगी यहाँ पे। सही सही सही। चलें, क्योंकि काफी तफसीली गुफ्तगू होगी और कई चीजों में आपका जो ओपिनियन है सर आंखों पे, लेकिन हमारे यहाँ जो फैसला आया है, फैसला भी बायस्ड है। फैसले ने कोई ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की कि टैक्स का इशू है। टैक्स का इशू तो है नहीं। टैक्स का इशू तो तब था कि अगर वो प्रॉपर्टीज जो परचेज किए हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकें कैसे लिए हैं। वो अभी तक कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। फिर पैसा जैसे ट्रांसफर हुआ, बच्चों की अखराजात के हवाले से गया, वहां प्रॉपर्टीज खरीद ली गई। फिर एक और बात है यहाँ, वो बड़ी जबरदस्त बात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जज साहब ने एक जॉइंट अकाउंट था उनका और मिसेस का, वो भी डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर केस है जस्टिस इखलाक हुसैन का, उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न में जब सारी बातें थी तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की जो काउंसिल थी, जो भी तरीकाकार था, उन जज को हटा दिया गया। यहाँ एक अजीब सा इंप्रेशन आया हुआ है कि ना, जब इनके अगेंस्ट जब ये सारी चीजें आई तो एक खास क्लास उठ खड़ी हुई, इनकी मिसेज भी सामने आ गई और हम सब ने देखा कि वो हकायक से दूर भाग रहे थे। कि जिस तरह का रवैया यहाँ इख्तियार किया गया, क्या इसकी लंदन या पूरी दुनिया में गुंजाइश है? The short answer is no. चलें, बस ठीक हो, बात ठीक हो गया जी। थैंक यू डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।